बाद अगर आप आधुनिक भारत में देखो, ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिशों ने भी जो यहाँ नियम कानून बनाए, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजों में एक अच्छा आदमी था, उसने 1835 में इस देश में सार्वजनिक शिक्षा पद्धति लागू की, जिससे हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला। कब? 1835। और उसका फायदा क्या हुआ कि फूले, सावित्रीबाई फूले, राम जी, सकपाल, ऐसे लोग पढ़ पाए। नहीं तो पढ़ने का अधिकार नहीं, कैसे पढ़ेंगे? तो जब ये पढ़ पाए तो फिर समाज के लिए भी एक रास्ता खुला। जब फूले को लगा, उन्होंने अपनी जो बात है, जो पीड़ा है, वो एक कविता के रूप में उन्होंने व्यक्त करी है। वो कहते विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और सदियों की गुलामी झेलने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने देखा कि जो ये अज्ञानता, जो एक लंबे दौर की अज्ञानता है, ये सब उस अज्ञानता की वजह से हमारे जो लोग हैं उनकी ये दुर्दशा हुई। तो उन्होंने शिक्षा को प्रायोरिटी दी। 1848 से उन्होंने स्कूलें खोलना शुरू करी और अपनी बीवी को पढ़ाया, उसको महिलाओं को पढ़ाने के लिए लगाया। एक आध और जो औरतें थी, फातिमा नाम की एक औरत थी, उनको भी उन्होंने पढ़ाया, उनको भी लगाया। ये सब संभव कैसे हुआ? लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा नीति लागू की 1835 में। तो हमें पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? लॉर्ड। एक और सबसे महत्वपूर्ण काम उसने और किया। इस देश में पहली बार उसने आईपीसी विधान लागू कर दिया। मैकाले लागू कब किया था? 1858 में बना हुआ, 1858 बना और 60 से वो लागू हो गया। क्या है? इंडियन पेनल कोड। आज भी जो चल रहा है, अभी वही चल रहा है। भारतीय दंड जो विधान है, अभी भी वही चल रहा है। किसका बनाया? अंग्रेजों। अरे अंग्रेजों, लॉर्ड मैकाले का। अंग्रेज थे, सबको क्रेडिट ना दो। लॉर्ड मैकाले का अगर भाषण पढ़ोगे ना, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक शिक्षा का अधिकार, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही थी तो जितने ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर थे वो कोई हक में नहीं था इस तरीके का विधान लागू किया जाए। एक अलौता लॉर्ड मैकाले जिसने 1.5 घंटे स्पीच दी और इसकी वकालत करी कि इसकी जरूरत क्यों है। भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ जो लागू होते थे उसका ये उपनिवेश था ना। भारत और भी जो देश थे ब्रिटिश उपनिवेश थे। यहाँ वो खुद नहीं आते थे, अपने वायसराय भेज देते थे। जैसे आज केंद्र, यही तो सिस्टम है ना, जो ब्रिटिशों का जो सिस्टम है उसमें उसको हमने अपना लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन हूबहू। तो लोगों को दमने का सिस्टम हमने अपना रखा पहले से। अब क्या केंद्र क्या करती है, यहां तमिलनाडु में सरकार हो ना हो भाजपा की, लेकिन राज्यपाल को वहां से भेज देंगे। ऐसे ये ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश लोकतंत्र है, ये अमेरिकन लोकतंत्र नहीं है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो सिस्टम बने, उनकी जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन में थी, उसका जो जैसे यहाँ राष्ट्रपति होता है वहां महारानी होती, और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री होता था वहां से राज्यपाल नियुक्त कर देता था। वो हमारा गुलाम देश में ये राज्यपाल बन के जाएगा, कंट्रोल करेगा वायसराय, उस देश में वो जाएगा, ऐसे संचालित करते। जो यहाँ की डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश डिजाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक प्रकार की नहीं, दुनिया में कई तरीके की डेमोक्रेसी। उस पर जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, क्या
लोकतंत्र के रूप दसियों तरीके के, एक तरीके का लोकतंत्र नहीं, वो उसमें से एक तरीके का लोकतंत्र हमने अपना रखा। भारत अमेरिकी लोकतंत्र जो है उसकी प्रोसेस, उसकी डिजाइनिंग अलग है। यहाँ प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, वहां अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर सर्वे सर्वा होता है। यहाँ के जो चुनाव की प्रक्रिया अलग है, वहां के चुनाव की प्रक्रिया अलग है। तो लोकतंत्र बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है, वो एक दिन में डिस्कस नहीं किया जा सकता। अभी हम यहाँ का लोकतंत्र तो डिस्कस कर सकते हैं संक्षेप में जो हमारे भारत का है, लेकिन अगर पूरा लोकतंत्र अगर आप डिस्कस करना चाहें तो एक दिन में संभव नहीं है। लॉर्ड मैकाले उसने दूसरी जो महत्वपूर्ण बात करी आईपीसी लागू। आईपीसी का मतलब क्या था? पहले यह था कि ब्राह्मण अगर जघन्य से जघन्य अपराध कर ले तो उसको मामूली सजा में निपटा दो, और अगर कोई एससी एसटी का आदमी थोड़ी सी भी गुस्ताखी कर दे तो उसको टांग दो। मैकाले ने कहा ये नहीं चलेगा, समान अपराध का समान दंड होगा। क्या होगा? समान अपराध का समान दंड। अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसमें उसके लिए जो पर्टिकुलर धारा है वही लगेगी, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो। तो मनुस्मृति को लात मारने का काम किसने किया? लॉर्ड में। यही दो प्रावधान तो थे मनुस्मृति में कि शूद्रों को जो है तो शिक्षा नहीं मिलेगी, शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाएगी, और शूद्रों को हथियार नहीं, हथियार रखने का अधिकार तो दे दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने, रखो हथियार, चढ़ो घोड़े। गुरु गोविंद सिंह ने दिया है आपको घोड़ी चढ़ने का अधिकार, तलवार रखने का अधिकार। लॉर्ड मैकाले ने दिया है आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, समान अपराध के लिए समान दंड का अधिकार। तो इस तरीके से जो ब्राह्मणवाद की कमर तोड़ने वाला काम किया है लॉर्ड मैकाले ने, और इसीलिए लॉर्ड मैकाले से बहुत चिढ़ते हैं। उसके बाद एक रास्ता बना हमारे लोगों के लिए, तो पढ़ के आने लगे, जैसे कि फूले आए, माता सावित्री बाई आए, राम जी सतपाल आए, बाबा साहब में थे, सूबेदार जी क्यों थे? सूबेदार क्यों थे? अंग्रेजों में क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था उनको, तो पढ़ लिख के बन पाए। नहीं होता तो क्या कर लॉर्ड मैकाले की बदौलत से बने। हाँ, फिर अपने लड़के को भी पढ़ा पाए, लॉर्ड मैकाले की बदौलत पढ़ भी पाए, सूबेदार भी बने, अपने लड़के को भी पढ़ा पाए, इसी की पूरे देश में सफलता हुआ है। और सिर्फ भारत में नहीं, बाबा साहब तो विदेशों में भी पढ़े। अगर शिक्षा का अधिकार न होता तो पढ़ पाते ना पढ़ते जाहिर न देते बाबरूद बोलते सब। आरक्षण सबसे पहले इस देश में अगर किसी ने दिया, एक शुरुआत होती है ना, एक आइडिया वो होता है। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन होता है। हालांकि डेट चेंज कर दी गई है, लेकिन पहले 26 जुलाई 1902 26 जुलाई को उनका जन्मदिन होता है। 26 जुलाई 1902 वो दिन है जब छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज कोल्हापुर में गैर ब्राह्मणों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा करी। कब? 1902 में 1902 में 26 जुलाई 1902 में पहली बार इस देश में किसी व्यक्ति ने ये सोचा कि जो सामाजिक रूप से वंचित आदमी हैं, वंचित लोग हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान होने चाहिए। वो व्यक्ति हैं छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पे 1902 पे 50% रिजर्वेशन की घोषणा करी। उसके बाद 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी में 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी में
राजनीति में आरक्षण पहली बार अंग्रेजों के नगर पालिकाओं में आया। फिर जब साउथ बैरो कमीशन आया 1919 में, उसमें उसको शामिल किया गया और उसका ये कहा गया कि इतना सब विशेष प्रावधान दे के हम देखते हैं कि इसका कितना उपयोग होता है, कितना दुरुपयोग होता है। और इसके बाद जब हम अगला कानून बनाएंगे, 10-10 साल में वो कानून बना रहे थे। 1919 का जो ब्रिटिश एक्ट है उसमें पहली बार मद्रास में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आई। फिर 28 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन इसी बात के लिए आया कि 1919 में जो साउथ बैरो कमीशन है उसमें जो हमने अधिकार, विशेषाधिकार दिए थे, उसका कितना अच्छे से यूज हुआ, कितना उसका मिस यूज हुआ, उसकी एक जांच करेगी। कौन? साइमन कमीशन। उसका कांग्रेस कंपनी ने विरोध किया। बाबा साहब ने उस कमीशन में रह के तमाम अपने लोगों की स्थिति परिस्थिति दिखाई। बाद में फिर उसी बात को लेके गोलमेज कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन लंदन में बुलाई गई। भाई हर समाज के प्रतिनिधि उधर आएंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे। कैसे, मतलब ये बात चल रही थी कैसे इनको जो है तो पॉलिटिकल राइट्स कैसे मुहैया कराए जाए। वहां गोलमेज सम्मेलन हुआ। दलितों में इनको किधर रखना, हिंदू रखना है कि गैर अलग से इनको राइट्स देने हैं, उस पर डिबेट डिस्कशन हो रहा था। उसमें कुछ बात बनी नहीं। बाद में 1932 में वहां का ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड, उसने जब घोषणा करी तो दलितों को उसने 2 वोट का अधिकार दिया। उसके खिलाफ गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। जब गांधी ने आमरण अनशन किया तो फिर एक समझौता करना पड़ा, जिसको अम्बेडकर गांधी पैक्ट बोलते हैं, पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट में हमने अपने जो राइट्स थे वो खो दिए। हमको एक ऐसा सिस्टम दिया गया जो सवर्ण वोटों पे निर्भर हो गए हैं। और आज 131 सांसद है और वो सब आज भी उसी नियम के तहत निर्भर है सवर्ण वोटों पे। फिर ये सारे प्रावधान 1935 का जो एक्ट बना उसमें डाल दिए गए। सर डबल वोट का अधिकार मतलब वो कैसे था? डबल वोट का मतलब ये था कि जब वहां डिबेट हो रही थी गोलमेज सम्मेलन में, तो बाबा साहब कह रहे थे कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ये हिंदू नहीं है, ये अलग ही समुदाय है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं हो रही, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। आदिवासियों के लिए जो संवैधानिक लड़ाई लड़ी है वो जयपाल सिंह मुंडा ने। किसने? जयपाल सिंह मुंडा। और संविधान सभा की जो रिपोर्ट है उसमें उनके बहस दर्ज सारी चीजें। वो तो जयपाल सिंह मुंडा तो शेड्यूल ट्राइब बोला गया ना, इस शब्द के खिलाफ थे। वो कह रहे थे हमारी मूल पहचान को खत्म कर रहे हो, हम आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी, आप शेड्यूल ट्राइब बता रहे हो। लेकिन बाद में फिर वो 2 नामों से सहमत बने, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ये जो शेड्यूल कास्ट है 1932 तक इसको डिप्रेस्ड क्लासेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिप्रेस्ड क्लासेस। जब 32 के पूना पैक्ट के दूसरी मीटिंग में जब बाबा साहब गए हैं तो उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया कि हमारे लोगों को डिप्रेस्ड क्लासेस ना कहके कुछ और नाम दिया जाए, कुछ और नाम संबोधित किया जाए। 1932 में उन्होंने दिया था मेमोरेंडम। हाँ, वहां गोलमेज सम्मेलन। तो उन्होंने 3 नाम सुझाए थे, प्रोटेस्टेंट हिंदू, आउटकास्ट हिंदू, या कुछ और। जब रैमसे मैकडोनाल्ड ने जब घोषणा करी थी पृथक निर्वाचन, तो उसमें पहली बार उसने इनको नाम दिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट। डिप्रेस्ड क्लासेस की जगह पहली बार जो
नाम यूज किया शेड्यूल कास्ट। मतलब क्या होता है इसका? क्रमबद्ध। शेड्यूल का मतलब सूची। जिन जिन जातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं उनकी सूची। वो ये जातियां शेड्यूल्ड है, सूचीबद्ध है कि इनको ये अधिकार विशेष प्रावधान देने, उसको कहा जाता है शेड्यूल्ड कास्ट। और फिर उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब शब्द उसी टर्म को यूज किया गया कि जो ट्राइब्सों के विशेषाधिकार हैं उसमें जितने प्रकार के ट्राइब्स आते हैं उनकी ये सूची है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइब्सों का शेड्यूल। फिर जो उसमें से करीब 70-75% चीजें तो वही है 35 वाली रखी गई है, अलग से कौन सा बना? ऑलरेडी जो 35 के एक्ट में है वही चीजें उसमें है। मुख्य रिजर्वेशन का ही मुद्दा है ना पूरे संविधान में। आपके लिए क्या है रिजर्वेशन? अगर रिजर्वेशन का चैप्टर हटा दिया जाए तो पूरे संविधान में आपके लिए क्या है? फिर तो सबके लिए जो है वही है। आपके लिए जो विशेषाधिकार है वो रिजर्वेशन। उसमें से 4 आर्टिकल है, 16(4), 15(4) और उधर जो पॉलिटिकल राइट्स और इधर शिक्षा और नौकरियों की। तो अगर इतने हटा दिए जाए तो बाकी तो कॉमन राइट्स है ना, सबके लिए बराबर है। 47 के बाद जो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये, एक तो ये जो शिक्षा और नौकरियों में रिजर्वेशन और वोट का अधिकार। वोट का अधिकार ये नया संविधान मिला था ना। तो आज पुराने संविधान में तो ठीक है थे, 35 में तो मिल गया था और चुनाव भी जीते बाबा साहब, एमएलए बने थे। और इसके बाद पूना पैक्ट के बाद फिर कभी चुनाव वो जीते नहीं। एक बार जीते वो खुलना जैसोल क्षेत्र से, तो वो अम्बेडकरी मिशन की बदौलत नहीं जीते। वहां नाम शूद्र मूवमेंट थी तो ठाकुर हरिचंद्र गुरुचंद के नेतृत्व में वो इतनी मजबूत मूवमेंट थी कि बाबा साहब वहां कभी गए भी नहीं। वो लोग खुद उनको बोले कि आप आगे फॉर्म भर दीजिए और वो जिता के लाए। तो ऐसा भी नहीं था ना, अलग अलग देश में अलग अलग हिस्से में अलग अलग मूवमेंट चल रही। मतलब बाबा साहब पार्लियामेंट वाला चुनाव नहीं लड़े, विधान अरे लड़े तो सब है लेकिन जीते नहीं एक भी। जो जीते भी वो समझौते के साथ। फिर उसके बाद जब वहां से इस्तीफा दिया तो वहां जो बॉम्बे से राज्यसभा में चुन के आए तो वो कांग्रेस उसमें से आए समझौते से। तो जीत इसलिए नहीं पाए क्योंकि ये जो सिस्टम है पूना पैक्ट ये काम के आदमी को नहीं जीतने देता। ये पूना पैक्ट में सिर्फ चमचे जीतते हैं। जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं वो वहां हमारा कितना वोट होता है? जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहां हमारा 25-30% वोट होता है। 70% वोट तो नॉन शेड्यूल्ड कास्ट होता है। जो जिधर 70% वोट जाएगा वो कैंडिडेट जीतेगा। तो पूरा शेड्यूल कास्ट भी मिलके अपने कैंडिडेट को वोट देते तब भी वो नहीं जीतेगा। दूसरे के ऊपर वो निर्भर है। आपने सवाल पूछा था कि डबल वोट का अधिकार क्या? ये मुख्य बात। डबल वोट का अधिकार ये था, जैसे ये जो अधिकार जो वहां पे डिसाइड हो रहे थे गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी और कांग्रेस का जो स्टैंड था वो ये कह रहे थे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं वो हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसलिए इनको अलग से कोई अधिकार देने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुओं का अधिकार मिलेगा वही अधिकार इनको मान लिया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि इनकी जो परंपरा है, इनके जो उठने बैठने के तौर तरीके हैं, इनकी जो कल्चर है वो हिंदुओं जैसा नहीं है, इसलिए ये हिंदू नहीं है।
इनको अल्पसंख्यक मान के और जो दूसरे अल्पसंख्यकों को जो पॉलिटिकल राइट्स रिजर्व किए जा रहे हैं वो इनके लिए भी रिजर्व किए जाए। और गांधी कांग्रेस कहे नहीं नहीं अलग अलग इनको नहीं माना जाए, क्योंकि बात यह थी कि अगर इनको अलग मान्यता मिलेगी तो राइट्स इनके सेपरेट मिलेंगे। अगर हिंदुओं में लपेट दिए जाएंगे तो हिंदू नाम से जो मिलेगा मिलेगा, खाना तो हमको ही है। हिंदू नाम से जो मिलता खाते तो ब्राह्मण ही है ना, और कौन कौन खाता है। तो मुख्य बात यही थी। तो जब रेंजे मैकडोनाल्ड ने जो पृथक निर्वाचक दिया उसमें 2 वोट का अधिकार दिया। 2 वोट का अधिकार का मतलब था कि जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो निर्वाचन क्षेत्र है वो शेड्यूल में जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसके अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र अलग होंगे। तो इस जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो निर्वाचित क्षेत्र है वहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी ही खड़े होंगे और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग ही वोट देंगे। कोई दूसरी जाति का इनका चुनाव नहीं कर सकता। और दूसरा वोट जो जनरल में जो चुनाव होंगे शेड्यूल कास्ट अपना वोट यहां भी डालेंगे जनरल सीटों में। हाँ, एक वोट से वो अपना खुद का प्रत्याशी जिताएंगे और दूसरी वोट वो जनरल सीटों में डाल के ये तय करेंगे कि किसको जिताना है किसको हराना। और पूना पैक्ट क्या हुआ कि ब्राह्मण ठाकुर बनियों सबको मिला के, मुसलमान ईसाई सबको मिला के ये सीट होगी। ठीक, इसमें अगर आबादी 30 से 35% शेड्यूल कास्ट की है तो इसको एससी या एसटी रिजर्व सीट घोषित कर दिया जाए। अगर एससी इसमें 30 से ऊपर है तो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट होगी, अगर एसटी है तो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हो जाएगा। लेकिन इसमें ये सब रहेंगे, इनको ये जो सवर्ण है सब रहेंगे, वोट का अधिकार सबको है इनको चुनने। तो फिर जब 70% नॉन एससी एसटी है तो किसको जिताएंगे? वो तो अपने चमचे को जिताएंगे। हाँ, तो चमचा युग की शुरुआत यहीं से हुई। क्योंकि उनको पूना पैक्ट से जो गांधी अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ 1932 वहीं से चमचा बनने शुरू और दलितों की नसबंदी कर दी गई, राजनीतिक नसबंदी। क्योंकि ये जो ये हमने खो दिया। व्यक्ति भी से अपना तो ये जो पृथक निर्वाचन को वेंसे मैकडोनाल्ड ने जो दिया था 2 वोट का अधिकार कि 1 वोट से ये अपने कैंडिडेट चुनेंगे और दूसरा वोट को जनरल सीटों में डाल के ये तय करेंगे कि कोई इनका विरोधी आदमी न जीते नहीं पाए। तो हमारे दोनों हाथ में क्या थे? बिल्कुल, वहां भी सुरक्षा थी, यहाँ भी सुरक्षा। हमारे दोनों हाथ में लड्डू थे। यहाँ जो आज जो सिस्टम चल रहा है रिजर्व सीट का, यहाँ क्या है हमारी जो हमारी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें पहले हम इनकी रिजर्व जनरल सीटों में हम वोट डाल सकते थे और अपनी नितलबे चुन सकते थे। अब जहां हमारे लिए रिजर्व है वहां ये चुनेंगे ये। तो हमारे हाथ से जो डिसीजन मेकिंग वो पावर वो तो खत्म हो गई वहीं से। इसलिए समाज चमचा बनने के लिए मजबूर हो गए। कब से? 1932 से। वो सिस्टम आज तक चला आ रहा है। हम कह रहे हैं 131 सांसद है। पूना पैक्ट जिस दिन हुआ उसके अगले दिन ही बाबा साहब ने बिरला धर्मशाला में जब स्वागत वगत हो रहा था, बाबा साहब को फूल माला लाद के सम्मानित किया गया कि आपने गांधी की जान बचा ली। तो उन्होंने बोला था जो कम्युनल अवार्ड के रूप में जो हमें हमारे समाज को जो फल रसदार जो फल मिला था, इस पूना पैक्ट से जो रस है
वो गांधी एंड कंपनी चूस गई। जो छिलका है, कम्युनल अवार्ड क्या है? जो छिलका है वो दलितों के मुंह पे मार के फेंक दिया। तो हमें इस पैक्ट में क्या मिला था? छिलका। रस तो गांधी और कांग्रेस चूस गई, अम्बेडकर के ऊपर दबाव बना के दस्तखत करा के। तो आज तक हम क्या चाट रहे हैं? छिलका। आरक्षण के नाम का छिलका। तो कहते हैं 131 सांसद है, कुछ नहीं कर पाए। कैसे कर पाएंगे? बाबा साहब ने भविष्यवाणी करी थी इसी दिन कि अब इस व्यवस्था से जो चुन के आएंगे, अब इस व्यवस्था से जो चुन के आएंगे वो क्या होंगे? सबसे मुंह में पट्टी बंधे कुत्ते। किस व्यवस्था से? पूना पे इस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था को अम्बेडकर और गांधी ने चुना है। खुद कह रहे थे। बाबा साहब जानते थे ना कि जो हमसे ये गलती कराया गया दबाव बना के, उसका नतीजा ये हो, ये निकल। आज तक जो मुंह में पट्टी बंधे हैं वो 131 सांसद, वो किसकी देन? पूना पैक्ट की, गांधी की देन। बाबा साहब नहीं चाह रहे थे तब गांधी बस को कह रहे हो, गांधी बस थोड़ी ना। उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन नुकसान, जो मुख्य नुकसान हुआ, जो राजनीतिक गुलामी, स्वतंत्र भारत में भी राजनीतिक गुलाम हो गए, वो इस पैक्ट की वजह से, व्यवस्था की वजह से। वो आज भी चल रही है। हम रिजर्व सीटों में जीत के जाते तो हैं, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधि नहीं होता, उनका होता है। तो जब कांसी राम जी आए और उन्होंने इस व्यवस्था को जाना, देखा, वो बड़े चिंतित हुए कि ये तो बड़ा भारी नुकसान हो गया, अब इसका तोड़ क्या है? तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही तोड़ है, हमें अल्पसंख्यक नहीं, एससी कितना है? 15%, एसटी कितना है? 7.5%। तो कांसी राम जी ने कहा कि अगर हमें इस व्यवस्था को, जो है दुष्प्रभाव को खत्म करना है, तो हमें अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक बनना हो। इस देश में राजनीतिक तौर पे जो बाबा साहब के टाइम में जो बाबा साहब ने टर्म यूज किया, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, बहुजन कांसी राम ने यूज किया। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणवादी शोषण दमन से त्रस्त लोग हैं, वो इस देश में 85 से 90% लोग। कौन? बहुजन। वो लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से शोषित है, पीड़ित है, दमित है, वो कितने हैं? 85 से 90% लोग हैं। तो 85 से 90% लोग क्या होते हैं? बहुसंख्यक होते हैं। क्या होते हैं? बहुजन। और जो व्यवस्था में शोषण करने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 10 से 15%। ये कौन है? ये अल्पजन। कौन है? अल्पजन। तो कांसी राम ने कहा कि अगर ये पूना पैक्ट के प्रभाव से मुक्त होना है और इस देश में अपना राज काज लाना है, अम्बेडकर ने लड़ झगड़ के आपको क्या दिया है? वोट का अधिकार दिला दिया है। वो कंटिन्यू है। पिछले सत्ताओं में जो सबसे ताकतवर क्या था? जैसे किसी राजा को परास्त करना है तो सैनिक तलवार बंद होके जाके काट कूट के लाम और हरा देंगी तो राज आपका हो गया। लोकतंत्र में आपके पास हथियार क्या है? वोट। राइट टू वोट, वोट का अधिकार। तो स्वतंत्रता के बाद किसी व्यक्ति ने हमारे लोगों को
वोट के अधिकार के विषय में सबसे ज्यादा जागरूक करने का काम किया, वो कौन थे? मान्यवर कांसीराम। उन्होंने कहा आप शोषित लोग हो, इस व्यवस्था से, ये जो मनुवादी व्यवस्था है, इससे आप क्या हो? शोषित लोग हो। तो आपको इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और उसका माध्यम क्या आप अपना सकते हो? एक तो जो आप टुकड़ों में बिखरे हो, जातियों में बिखरे हो, उस बिखराव को खत्म करने के लिए आपस में बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, आपस में भाईचारा पैदा करो। और अगर आप जातियों को जोड़ने में कामयाब हो गए तो आपके पास वोट ज्यादा है। लोकतंत्र में जिसके वोट ज्यादा होते हैं वही शासक होता है। ये बात अंबेडकर के बाद अगर किसी ने समझाई समाज को तो वो थे माननीय कांसीराम, और उसका असर भी हुआ जब लोगों में समझ आई। क्योंकि उस टाइम तक जो ओबीसी है, ओबीसी तो राजनीति में कोई पूछता ही नहीं था। कांग्रेस का काम चल जाता था दलित चमचों और मुसलमानों से, दलित चमचों और मुसलमानों से, कुछ चंद ओबीसी नेताओं से काम चल जाता था। बाकी जातियों की जरूरत ही नहीं थी कांग्रेस। और दूसरा कोई ऐसा दल नहीं था। भाई ये तो स्वतंत्रता के हीरो बने बैठे थे ना, तो 18-20 साल तो ऐसे निकल गए कि अब कांग्रेस तो स्वतंत्रता लेके आई, और 20-25 साल तो उनकी छत्रशाही चलती रही। फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई, कुछ अवेयरनेस मूवमेंट हुए, मंडल कमीशन आया। उसी टाइम कांसीराम ने ओबीसी को ये समझाया कि आप 52%, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई ना 80, उसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई। हालांकि जो 1931 में, ये जो 1931 की जनगणना थी वो जाति आधारित लास्ट जनगणना 1931 में, उसमें जातियों का वो किया गया था कि फला जाति का प्रतिशत इतना है, ढिकला जाति का प्रतिशत इतना है। आज भी 100 साल होने को आ गए, अगर जातियों के डेटा की बात होती है तो हमारे पास सिर्फ वही 1931। अब चूंकि बातें चल रही हैं कि फिर से होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब होगा तो फिर नया डेटा आए। अभी जो बातें होती हैं उसका आधार हमारा 1931 का ही डेटा। तो कांसीराम ने ओबीसी को ये बताया कि आप अकेले 52% हो, आप में अगर चेतना पैदा हो जाए, आप में अगर जागरूकता पैदा हो जाए तो आप इस देश के हुक्मरान बन सकते। तो उन्होंने फार्मूला बताया कि जो रिजर्व सीटें हैं उसमें 30 से 35% एससी है या एसटी है, बाकी जो जनरल है उसमें से ओबीसी है। तो रिजर्व सीटों में अगर ओबीसी एससी एसटी के साथ आ जाते हैं तो रिजर्व सीटें कौन जीतेगा? हमारे काम के लोग जीतेंगे, हमारे दल के लोग जीतेंगे। और जनरल सीटों में एससी एसटी अगर ओबीसी को वोट कर देते हैं तो ओबीसी जीत जाएगा, सबका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बना रहेगा और हमारी सत्ता भी आ जाएगी। ये फार्मूला कांसीराम ने दिया और लोगों को समझ भी आया। उसी फार्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में कामयाबी भी मिली। बाद में मायावती को इन्होंने पकड़ टूट के और नारा शुरू कर दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी जाएगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तमाम दुनिया भर की कांसीराम की डेथ के बाद हुई। तो उसका ये नतीजा हुआ कि फिर समाज में शोषण दमन तेज हो गई। समाज में शोषण दमन तेज हो गई और
लोगों में जो है तो कहीं कोई विकल्प नहीं, तो फिर जो थोड़ा बहुत इधर उधर एक्टिविटी होती है लोग उसी को विकल्प समझना शुरू कर देते हैं। अब ये बात अलग है कि कौन कितना टिकाऊ कौन कितना बिकाऊ है, अलग बात। ये कहने का मतलब ये है, ये जो संघर्ष है ये आज का नहीं है, ये विचारधाराओं का संघर्ष है जो सालों पुराना, सदियों पुराना, आज भी चल रहा है। तो इस संघर्ष को जारी रखना है। बाबा साहब ने जब मूवमेंट चलाई तो उन्होंने लोगों को नारा दिया एजुकेट। एजुकेट, एजुकेट का मतलब क्या होता है? शिक्षित बने, शिक्षित करें। एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता आंदोलित करें। देन ऑर्गेनाइज्ड, संगठित। लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया है, शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो उनका इंग्लिश का नारा है वो है एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करो या शिक्षित बनो। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलित करो। कैसा आंदोलन? सड़क में नहीं, जैसा आज हम कर रहे हैं। जो सड़क में होता है वो एजिटेट नहीं होता, वो स्ट्रगल होता है। एजिटेशन का मतलब है लोगों को के दिमाग को आंदोलित कर। देन ऑर्गेनाइज, जब आदमी आंदोलित हो जाता है तब फिर वो संगठन ढूंढना शुरू करता है, फिर वो संगठित हो। किसके लिए? इतना तो पता है ना कि अम्बेडकर ने ये कहा, किस संदर्भ में ये बात कही थी? ये बात उन्होंने मद्रास में कही थी 1942 में, कि मैं आपको कहता हूं कि आप इस देश के शासक हैं, और जाके अपनी दीवारों पे लिख लो कि हमें इस देश का शासक बनना है। उसके लिए क्या करना? एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। लक्ष्य क्या है? जैसे अंबेडकर का लक्ष्य क्या है? शासक बनना। उसके लिए लोगों को कैसे तैयार करना? लोगों को शिक्षित करना है, आंदोलित करना है, संगठित करना। काहे के लिए? शासक बनने। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है ये। शासक बनना साधन है, साध्य नहीं। शासक बनना हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमें समता मूलक समाज बनाना है। तो जब समता मूलक समाज बनाना है तो शासक बनना है। वही बात कांसीराम जी ने कही कि अगर आपको हक अधिकार चाहिए तो शासक बनो, न्याय चाहिए तो हुक्मरान बनो, राजपाट की लड़ाई, राजपाट। तो हमारा जो संघर्ष है वो किस बात का? समता मूलक समाज बनाने का संघर्ष है। उसके लिए जो उपयोगी चीजें हैं वो हमें लानी पड़ेगी, प्राप्त करनी पड़ेगी। क्यों समता मूलक समाज बनाने की जरूरत है? क्योंकि किसी भाई ने कहा था कि हमारी समस्याएं जातिवाद, असमान समाज व्यवस्था। तो इसलिए असमान समाज व्यवस्था के कारण हम एक दूसरे के खिलाफ जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए लड़ रहे, मर रहे हैं। तो हमें एक ऐसा समाज चाहिए, एक ऐसा बेगमपुरा चाहिए। समता मूलक का मतलब क्या है? बेगमपुरा। बेगमपुरा, बेगमपुरा का मतलब क्या है? जिसमें कोई गम ना हो। वो तो शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म है। उस शहर का नाम बेगमपुरा है। वहां कोई दुख नहीं, वहां कोई कष्ट या चिंता नहीं, वहां कोई संकट या टैक्स नहीं।
वहां कोई डर नहीं है, वहां कोई धार्मिक कलंक नहीं है, वहां कोई धार्मिक पतन नहीं है। यह सबसे शानदार शहर है, ये रविदास की कल्पना पड़ा। वहां हमेशा शांति सुरक्षा बनी रहती है। आज इस किताब को मतलब समझ में आया। वहां कोई दूसरा तीसरा दर्जा नहीं है, वहां सब बराबर है। वह वतन आबाद है और अमर विख्यात है। वहां जो रहते हैं वे धनी मानी और संतुष्ट लोग रहते हैं। वे अपनी मन मर्जी से और मुक्त भाव से इधर उधर विचरण कर सकते हैं। ऐसी सोच थी रविदास। उसको कहा उन्होंने बेगमपुरा, कबीर ने उसको कहा बेगम देश, और हम कहते हैं उसको समता मूलक समाज व्यवस्था। बेगम बिना गम का आदमी कैसे हो? जब समता मूलक मानव एक समान होगा तब ना होगा। एक मानव जो है तो करोड़पति है, दूसरे के पास खाने की रोटी नहीं है, तो कैसे वो सुखी होगा? तो ये जो असमान व्यवस्था जो हमारे दुखों का कारण है, इसका निवारण क्या है? बेगमपुरा। उस बेगमपुरा को प्राप्त करने के लिए आपको दोहरा काम करना पड़ेगा। एक तो अपने अंदर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, वो खत्म करनी पड़ेगी, और आपको अपने लक्ष्य को याद रखना पड़ेगा। ये लक्ष्य हमारा नहीं, ये लक्ष्य नानक का है, ये लक्ष्य रविदास का, ये लक्ष्य कबीर का, ये लक्ष्य बाबा साहब का, ये लक्ष्य कांसी राम का। क्या जैसे आज कुछ युवा है ना, रोज आंदोलन करते रहते हैं, इधर बलात्कार करने, हत्या करने, ये तो रोज होता रहता है। तो ऐसे कांसी राम टाइम में होता था, कांसी राम बहुत रिएक्ट नहीं करते। तो जो दलित नेता अपने आप कहते थे कि हम तो रोज समाज के लिए लड़ते हैं, तो कहते थे कांसी राम बदमाश आदमी है। जब समाज साथ अन्याय अत्याचार होता तो ये चुप हो जाता, बोलते आंदोलन तो हम करते हैं। तो कांसी राम ने कहा कि ये जो इतिहास है, इससे मैंने एक चीज देखी है कि मुट्ठी भर मुगल इस देश में आए, राजा बन के राज किया। मुट्ठी भर अंग्रेज आए देश में, शासक बने, राज किए। अब उनके जाने के बाद मुट्ठी भर ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता इस देश की राजशाही। और मैंने कभी नहीं देखा कि मुगलों की बहन बेटियों की इज्जत लुटी हो, या अंग्रेजों की बहन बेटियों की इज्जत लुटी हो, ब्राह्मणों की बहन बेटियों की इज्जत लुटी। क्यों? क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में, शासन सत्ता उनके हाथ में है। तो मैंने एक चीज सीखी है कि जिनके हाथ में राजकाज होता है, उनकी बहन बेटियों का सम्मान नहीं लुटता, उनके बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटती, उनके हक हुकूक नहीं छीने जाते। तो हम ये जो घटनाक्रम होते हैं, जिस चीज से होते हैं, हम उस चीज पे कब्जा चाहते हैं, हम उसके लिए मिशन चला रहे हैं। ये रोज रोने के लिए ये तो होना ही है, इसको इसका कोई अंत नहीं। जब तक आप उस जगह पे नहीं पहुंचते हो तो ये नहीं रुकने वाला, बिल्कुल ये हो नहीं। तो इसलिए कांसी राम ने उस टारगेट को फोकस किया कि जहां से ये चीजें संचालित होती हैं, हमें वहां बैठना पड़ेगा, तब वो कंट्रोल आएगा। तो कांसी राम पूरे देश में चाहते थे कि मिशन मूवमेंट हो। बाद के जो नेता आए वो अपने अपने प्रदेशों तक सीमित रह गए, और यही कारण कि मध्य प्रदेश अनाथ रह गए। मध्य प्रदेश के गठन के 60-68 साल हो गए। यहाँ पे 22-23% शेड्यूल ट्राइब है, करीब 15-16% शेड्यूल कास्ट है, 52-54% ओबीसी है। कोई एक नाम बताओ जो इनका स्वतंत्र नेता हो। नहीं, कोई नहीं। SC/ST में ना OBC में कोई एक नाम बताओ जो इनका कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दूसरों की पहरेदारी में रहते हैं। वो आके हमको बचा ले, वो आके उत्तर प्रदेश वाले हमको आके बचा ले,
महाराष्ट्र वाले हमको आगे बचा लेंगे। और वो आए लूट घसोट के जाते रहे, हम फिर वहीं पहुंचे। आज वही चल रहा है। 68 साल हो गए। 68 साल में एक नाम बताओ आप जिसको आप नेता कह सकते समाज। सांसद विधायक तो दलों में बहुत मिल जाएंगे, जिसको आप कह सकते कि नेता है समाज। यूपी में तो बहुत है, ओबीसी में भी बहुत मिल जाएंगे, एससी में भी बहुत मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में भी मिल जाएंगे। यहाँ क्यों नहीं है? केवल अपनी क्योंकि जो दूसरों के पीछे चलना जानते हैं ना, उनका अपना कुछ नहीं। और यही कारण है कि हम आज तक ज्यादातर ये जो बेल्ट है ग्वालियर से लेके सीधी तक, ये यूपी वाले जो बेईमान है उनके चक्कर में पड़ा रहा है। उधर का जो बेल्ट है वो इंदौर से लेके वो बालाघाट तक, वो महाराष्ट्र के लोगों के चक्कर में पड़ा रहा है। मतलब वो अपने अपने में मस्त हैं, थोड़ा बहुत इधर बीच बीच में कर देते हैं ताकि उगाही में काम चल सकता है। तो अगर आपको महापुरुषों का मिशन फुलफिल करना, महापुरुषों का जो मिशन है, जो बेगमपुरा स्वराज का जो सपना, उसको अगर पूरा करना है तो आपको खुद तैयार होना होगा। इस संघर्ष में आपको खुद लगना होगा और इस मूवमेंट को खुद खड़ा करना होगा। और इमोशनल लोग नहीं, समझदार लोग पैदा करने होंगे, विद्वान लोग पैदा करने होंगे। ये चिंदी चोरी वाले नहीं कि हमको कुर्सी दे दिए तो मुंह फुला लेंगे, हमको बैठने के लिए नहीं दिए तो मुंह फुला लेंगे। ऐसे छोटी सोच के लोग काम नहीं चलाते, मिशन नहीं चलाते। ब्रॉड माइंडेड लोग पैदा करने क्यों? ये मिशन मामूली नहीं, बहुत बड़ा मिशन, बहुत बड़ा मिशन और हजारों साल से चला आ रहा है। ये सीमित नहीं है, ये किसी व्यक्ति के लिए मिशन नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम को बदलने का एक परिवर्तन का मिशन है। तो अगर इस मिशन को चलाना है, पहले तो आप ये बताओ, ये मिशन जो चल रहा है बेगमपुरा स्वराज संघ का, ये चलना चाहिए कि नहीं? चलना चाहिए, बहुत अच्छा है? चलना चाहिए। कौन चलाएंगे? हम और आप 11 बजे मीटिंग बुलाई जा रहा है, 10 बजे 3 बजे पहुंचोगे, 3 बजे का ऐसे ही मिशन चलेगा। जब हम ये मानते हैं कि हम स्पेशल लोग हैं, आज हम यहाँ गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे हैं, हम बैठे हैं, सबके काम है, आपके कोई बिना काम का नहीं है, सबके काम। बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमें चिंता है कि समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए। हमारी चाहत है कि समाज में कुछ बदलाव आना चाहिए। हमारे भी खेत पड़े हैं, है? हमारे भी मवेशी भूखे होंगे, हमारे भी बच्चे बीमार होंगे, सबके पास, किसके पास काम नहीं। लेकिन हम पर्सनल जो बिल है उससे ऊपर उठ के सोशल बिल के बारे में सोच रहे हैं। जो हमारी जो व्यक्तिगत इच्छा है उसको नीचे रख के सामाजिक इच्छा को महत्व दे रहे हैं। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। जब हम इतना इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं तो उसका कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए। जब इतना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं अपने जीवन का तो उसका कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए। और रिजल्ट कैसे आएगा? जब हम एक शक्ति होके एक लक्ष्य पे काम करेंगे। ठीक है, मतलब आज बस के लिए ना मांग रहे हैं। चीजें तो ठीक है, जब हम सोशल बिल की बात कर रहे हैं ना, सामाजिक इच्छा की, वो पर्सनल तो ठीक है, हमको खाना देने कोई नहीं आए, उसकी व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी। उसकी वो हमारा पेट भरने कोई नहीं आए, उसकी व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी। चाहे हम इंडिविजुअल करें या हम सब मिल बैठ के कुछ तरीका निकालें, करना हमें ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर चाहत है कि समाज में बदलाव आए तो उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। यानी तनख्वाहियां अगर लगाने हो तो तनख्वाहियां तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्रांति तनख्वाहियां नहीं करते हैं। दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है, जो अपना खुद का सब कुछ न्योछावर करते हैं वो करते हैं।
कोई किसी को आप पैसा देके उससे क्रांति नहीं करा सकते। क्रांति रूम के नहीं। यहाँ पैदा होती है, यहाँ पैदा होती है, जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको चेतन अवस्था में रखती है। अनकॉन्शियसनेस का मतलब और कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? चेतना। जब आप इस लेवल पे जीते हो, कॉन्शियस, जब आप इस लेवल पे जीते हो, वो चेतना की अवस्था है। और जब आप इसके नीचे जाते हो, मैंने एक सूत्र बनाया, हमारा जो समाज है वो एक बीता में जीता है। ये बिल्कुल, ये है हमारे समाज के जीने का तरीका। बिल्कुल, पेट की भूख और तन की भूख। बिल्कुल। पेट की भूख कैसे मिट जाए उसके लिए जतन करो, और जो जवानी की भूख है वो कैसे मिट जाए उसके लिए जतन। उठते नहीं उसी में टाप। तो हमारा समाज तो उस स्तर पे जीता है, जबकि चेतना इस स्तर पे जीने का नाम है। और उससे उस चेतना में अगर आप प्रॉपर बने रहे तो फिर आप बुद्ध हैं। दुनिया में जितनी क्रांति हुई है, दुनिया में जितनी क्रांति हुई है वो भीड़ ने नहीं करी, कुछ चंद लोगों ने क्रांति की है। भीड़ तो आ जाती है बाद में, भीड़ का क्या, भीड़ तो आ जाएगी बाद में। जितने आप बैठे हैं, अगर ये ठान ले कि चाहे आंधी आए तूफान, हमें ये करना ही है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, हरा नहीं सकता। अभी हमारी चाहत दोगली है। बिल्कुल। अभी हम लोग दृढ़ संकल्प में हैं। हाँ, दोगली चाहत, थोड़ी देर रहती है फिर समस्या देख के भूल जाती है। इसलिए जिस तरीके का एफर्ट जो है, जिस तरीके के प्रयास होने चाहिए वो नहीं हो पाते। अगर हमारी चाहत पक्की हो जाए तो फिर हमें अपने लक्ष्य को पाने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें उम्मीद है कि आज जो बातें हुई है उससे निश्चित तौर पे आप लोगों को कुछ मिला होगा, जानने का मौका मिला होगा, आपके ध्यान में कुछ वृद्धि हुई होगी, कुछ दिशा आप लोगों ने बनाई होगी। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मिशन मूवमेंट आगे बढ़े तो फिर आगे बात की जाए। तो कितने लोगों को लगता है कि ये मिशन बढ़ना चाहिए? सब कुछ है, सबको लगता है ना। तो अब आपको एक दिल होके काम करना पड़ेगा, एक टीम होके काम करना, अकेला नहीं, एक टीम होके काम करना पड़ेगा। और जिस काम को आप लोगे उसको उसका काम नहीं, अपना काम समझ के